आपकी आवाज में आज बात करेंगे आरक्षण की। आज बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। और अगर मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को आगे जाना है सियासी लिहाज से, तो सबसे जरूरी है कि ओबीसी वर्ग को साथ लिया जाए। ये वो वर्ग है जो मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी का वर्ग है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। और इसके आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से आंदोलन भी होते रहे, सवाल भी उठते रहे कि अगर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सकता है, तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को क्यों नहीं मिल सकता। आज ऐलान हुआ है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। इससे पहले 14% मिलता था। लेकिन सवाल और भी हैं, पेच बहुत सारे हैं, क्योंकि एससी और एसटी का आरक्षण यहां दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो क्या यह दाव जो आज कमलनाथ ने खेला है, क्या यह ऐलान 2019 में उनकी सीटें बढ़ा पाएगा कांग्रेस की, या इसे लागू करना ही बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है? यही आपकी आवाज में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देश में सियासी समर अपने चरम पर है और अगले 4 से 5 दिनों में आचार संहिता का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में हर पार्टी लोकसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक आरक्षण बिल लाकर अपने पक्ष में कुछ माहौल बनाने की कोशिश की, और अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण का कार्ड खेल दिया है। सागर में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह ऐलान कर दिया कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सामान्य वर्ग को भी 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया। आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण मिलता है, वहीं एससी एसटी वर्ग को मिलाकर 36% आरक्षण मिलता है, जिसमें एसटी को 20 और एससी को 16% आरक्षण मध्य प्रदेश में निर्धारित है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह ऐलान किया कि ओबीसी वर्ग को भी 27% आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन कमलनाथ के इस ऐलान के साथ ही एक सवाल भी यह खड़ा हो गया है कि आखिर कांग्रेस सरकार इस ऐलान को अमली जामा किस तरह से पहनाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना दिया जाए। और कमलनाथ के ऐलान के बाद यह कोटा अगर आप जोड़ेंगे तो 63% के आसपास पहुंच जाएगा। अब तय कोटे से करीब 13% ज्यादा आरक्षण देने के ऐलान को सरकार जमीन पर कैसे उतारती है, यह देखने वाली बात होगी। वो इसलिए कि क्या एसटी वर्ग का आरक्षण कम करने की स्थिति में है कोई भी सरकार, क्या एससी वर्ग का आरक्षण कम किया जा सकता है, यह क्या हो सकता है। उसके बीच आप कमलनाथ का वो ऐलान भी सुनिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब 27% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को। आज मैंने घोषणा करी है कि हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे और सामान्य वर्ग को 10%। बहुत बड़ी मांग थी जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, पिछड़े वर्ग के नेता कहते थे उन्हें आरक्षण देंगे। 15 साल गुजर गए, आरक्षण नहीं मिला। अब तो हर पिछड़ी जाति के लिए हमने तय किया है कि 27% आरक्षण होगा। और सीएम कमलनाथ के इस ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। मैंने तो विधानसभा में कहा था सत्र के दौरान कि आप इसकी घोषणा करें। 2 दिन तक लगातार वॉकआउट किया, विधानसभा बाधित रही। उस समय यदि कह देते तो कम से कम सैकड़ों नौजवानों के लिए रोजगार तो मिल जाता था, लेकिन अब रोजगार से वंचित हो गए। चुनाव सामने है, अब लोगों ने कहा होगा कि यहाँ पे ऐसे बहुत से हजारों लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग के नौजवान भी है जो निर्धन है, तो उन्हीं की वोटें लेने के लिए सब किया होगा। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री को कांग्रेस सरकार का कोई योगदान नहीं, ये तो सब हमारा दिया हुआ है। तो वोट लेने के लिए कहीं ये ऐलान हो रहे हैं, ये कहने की कोशिश गोपाल भार्गव कर रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मृणाल पंत साहब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मृणाल जी आपका। हिदायतुल्लाह शेख साहब बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ हैं, हिदायतुल्लाह जी आपका भी बहुत स्वागत। और लक्ष्मी नारायण शर्मा जी इस वक्त सपाक्स के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका भी।
सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण जी आपसे ही, क्या आपको लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां मध्य प्रदेश में हैं, 27% का कोटा कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वो दे पाएंगे, आसान रहेगा, या ये सिर्फ एक चुनावी ऐलान है? देखिएगा, जो सपाक्स था, सपाक्स भी बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहा था कि जो सामान्य वर्ग को पूरे देश में 10% आरक्षण देने की बात हो रही थी, तो मध्य प्रदेश में भी सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही अगर ओबीसी के आरक्षण को भी बढ़ाया गया है तो सपाक्स इन दोनों निर्णय का स्वागत करता है। जहां तक बात रहती है कि इसको कैसे लागू किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, और अगर माननीय कमलनाथ जी ने ऐसा कोई आज घोषणा की है या वादा किया है तो वो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में उसको देखेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। तो 14% से 27% आरक्षण हो रहा है, आपको ये ठीक लग रहा है? बढ़ना चाहिए? लक्ष्मी नारायण जी। यकीनन बढ़ना चाहिए राम मोहन जी, आपसे। हाँ, नहीं ठीक है ना, ये आरक्षण जो बढ़ाया है ये तो इसका तो हम स्वागत करते हैं। सामान्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ शुरू से इस बात को कह रहा था कि जो तबका सामान्य वर्ग का है या पिछड़े वर्ग का है जिसको अवसर नहीं मिल पा रहा है उसको मध्य प्रदेश में अवसर मिलना चाहिए, और अगर ये वृद्धि हुई है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। आप लोग स्वागत करते हैं। अब जरा मृणाल पंत साहब आप बताइए कि इन स्थितियों में जब आप पहले से एससी और एसटी को मिलाकर 36% आरक्षण दे रहे हैं, उसमें 27 जोड़ेंगे तो 63 के आसपास पहुंचेगा। बीजेपी कह रही है कि आप ये चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप मौजूदा व्यवस्था में इसे लागू कर पाएंगे? राममोहन जी, यकीनन इसको लागू कर पाएंगे, और महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ ओबीसी का कोटा बढ़ा के 27% किया है, लेकिन सामान्य वर्ग के भी आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग को 10% निर्णय देने का निर्णय मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लिया है। इन दोनों निर्णयों को साथ में हमको जोड़कर देखना पड़ेगा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये बढ़ा हुआ कोटा लागू होने में कोई कानूनन दिक्कत है तो यह संकट तो केंद्र की सरकार के सामने खड़ा हुआ है, जिसने 10% का कोटा सामान्य वर्ग के लिए लागू किया। अगर वो लागू हो सकता है तो यह भी लागू हो सकता है। ये मध्य प्रदेश कोई अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया। कई सारे राज्यों में पहले से ओबीसी का कोटा 27% है, और लेकिन वहां पे एससी और एसटी का कम है सर। कुल जनसंख्या का 51% है। कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते ये क्लियर करेंगे कि यहां पे एससी और एसटी का कुछ कोटा घटाएंगे आप, क्योंकि यहां पे वो पोर्शन ज्यादा है। कई राज्य ऐसे हैं राममोहन जी जहां पे आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा है और विधि सम्मत है। जैसे तमिलनाडु में कुल आरक्षण 69% है और विधि सम्मत है। मध्य प्रदेश की सरकार न तो अनुसूचित जाति का कोटा कम करेगी, न अनुसूचित जनजाति का कोटा कम करेगी, बल्कि यही इस निर्णय की खूबी है कि किसी भी वर्ग का कोटा इंच मात्र भी कम किए बगैर ओबीसी को और सामान्य वर्ग को, दोनों के नौजवानों को रोजगार में बराबर की हिस्सेदारी मिले। इसके लिए सबको साथ में लेते हुए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। जब इस तरह के सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं तो यह कतई नहीं सोचा जाना चाहिए कि इसका कोई विपरीत प्रभाव किसी दूसरे वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये तय करके इस तरह के निर्णय ले रही है कि सबको साथ में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। और इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में चूंकि 51% जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में कम है। खेती लाभ का धंधा 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना पाई, और अधिकांश ओबीसी के नौजवान कृषि पर आधारित रहते थे। उनको और सामान्य वर्ग के दोनों को, नौजवानों को किस तरह से सांकेतिक तौर पे अवसर दिया जाए और अवसर दिया जाए। हिदायतुल्लाह शेख साहब, कैसे देख रहे हैं आप कमलनाथ सरकार के इस ऐलान को? क्योंकि दोनों को अवसर दे रही है। क्योंकि आप भी लंबे वक्त तक ये कहते रहे कि हम पिछड़ों की पैरोकारी करते हैं, हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपके नेता शिवराज सिंह चौहान, आपके प्रदेश अध्यक्ष और भी बहुत सारे ऐसे नेता जो पिछड़ा वर्ग के नाम पे बड़े बड़े पदों पर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगा कि ये 27% आरक्षण कर देना चाहिए अपनी सरकार के दरमियान? देखिए,
एक बात तो अभी आज कमलनाथ जी के बयान के संदर्भ में समझ लीजिए कि उसको आप सिर्फ अभी बयान ही मानिए, वो कहीं पर भी आधारभूत रूप से नहीं है। आज जब कमलनाथ जी ये 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप भी से कुछ घंटे पहले मतलब कल वो एक बैठक ले रहे थे कैबिनेट की, उसके अंदर भी ये प्रस्ताव ला सकते थे जिसमें टेक्निकल चीजें होती है और शायद आज हम लोगों के सामने कोई स्पष्ट बात होती। दूसरा, मेरे मित्र भी प्रणाम पत्र जी बार बार जब सामान्य वर्गों को लेकर बात कर रहे थे 10% आरक्षण की, तो उन्हें धन्यवाद तो माननीय मोदी जी को और केंद्र की सरकार को देना है, क्योंकि हमने उस आरक्षण की प्रणाली से अलग हटकर एक टेक्निकल पॉइंट निकाला जो देश भर के उन आरक्षणों के राज्य पे लागू नहीं होता। लेकिन जो 50% आरक्षण की आप जब बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों में ये चीज आपस में आएगी। अब ये सिर्फ कुछ घंटों बाद, हम बोल रहे हैं 2 दिन बाद, आप ही का चैनल दिखा रहा है 3 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा है। कमलनाथ जी इस पे अमल कर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे आदेशों पे साइन कर रहे थे, 2000 तबादलों पे साइन कर चुके हैं, तो 27% आरक्षण पे, 10% सामान्य वर्ग के आरक्षण पे सपाक्स के हमारे भाई बेटे बताइए ना, पहले दिन से बोल रहे जब से केंद्र ने करा। आप कुछ घंटे पहले एक चुनावी सभा के अंदर उसको अपना जो सरकारी कार्यक्रम है जिसको चुनावी सभा आपने बना लिया, उसके अंदर आप आरक्षण को लागू करने की बात करते हैं। इतनी 2 दिन 3 दिन के अंदर आपके पास कोई खाका है, कोई नियम बनाया है, कोई आपको विधानसभा के अंदर रखना है, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आप लेके नहीं आए, तो आप क्या कर रहे हैं? इसको सिर्फ घोषणा माना जाए। जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता जारी कर दिया, किसी के खाते में बेरोजगारी भत्ता आया नहीं आया। आपने आंगनवाड़ियों को बोला कि हम राशि बढ़ा देंगे, राशि उनकी जो मिल रही थी केंद्र की वो भी कम कर दी, ऋण प्रमाण पत्र लोगों के हाथ में दे दिए, लेकिन बैंक खातों में पैसा नहीं आया। तो सिर्फ झूठ बोलने का काम और सिर्फ बार बार अपनी ओर घोषणा, ये वही व्यक्ति है जो बार बार बोल रहे थे मैं घोषणा ही नहीं करूंगा, तो ये घोषणा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? ये चीजें निश्चित तौर पर कानूनी रूप से इसको अमली जामा पहनाते, अगर ये चीजें अच्छी तरीके से आती निश्चित तौर पर हम इस चीज का स्वागत करते। लेकिन अभी हुआ कहां है कुछ? आप तो सिर्फ बोल रहे हो तो कुछ नहीं रहा आपसे। हर 15 दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे हो, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो? नौकरी देने की स्थिति में नहीं हो, जिनकी नौकरी है उनको तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हो, तो नई नौकरी आप कहां से दोगे? ये जितनी आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। आप कोई चीज को लाकर, कोई आधारभूत, कोई प्लानिंग, कोई आपके पास चीजें हो तो उसको रखिए, कैबिनेट में पास करिए, मीडिया को भी दीजिए और जनता के बीच में भी रखिए। इस पे मुझे नहीं लगता अभी कोई सीरियस हो क्या। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है मौजूदा व्यवस्था में कि नहीं हो सकता है? क्योंकि आपकी सरकार पर भी बहुत लंबा दबाव ये सपाक्स के नेता बैठे हैं, इन्होंने भी बनाया, पिछड़ा वर्ग के जो नुमाइंदे उन्होंने भी बनाया कि 27 कर दीजिए। नहीं, 27% आरक्षण अगर कमलनाथ जी कोई रास्ता निकाल के करते हैं उसके अंदर, और जब मनाल पंत जी बोल रहे थे कि ये वाली परेशानी तो केंद्र सरकार की जाएगी, तो मनाल पंत जी को मैं बहुत निवेदन के साथ बताना चाहता हूं कि ये केंद्र की किसी सरकार ने नहीं, जब आपकी भी सरकार केंद्र में रही तब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आप 50% से आगे नहीं जा सकते, तो आपको उसके अंदर से क्या टेक्निकल चीजें हो सकती है, क्या केंद्र से आपको मदद चाहिए, क्योंकि अगर आपको करना है तो आपको केंद्र तक कोई चीज भेजना पड़ेगी। तो उन चीजों पर आपने अभी तक एक लेटर नहीं चलाया, एक कोई पत्र नहीं लिखा, एक कोई कैबिनेट में कोई चीज पारित नहीं करी, एक जगह पर आप सरकारी कार्यक्रम में, ऋण माफी के कार्यक्रम में इस किस्म की बात कर देते हैं और उसको बना रहे हैं। वो सब बातें हुई ना, मैंने बोला बताइए किसके खाते में बेरोजगारी भत्ता आया? आप सिर्फ आचार संहिता के 2-4 दिन पहले ये माहौल बनाना चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग के पैरोकार आप हैं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक पहले भी होती रही है और आगे भी होंगी। किस तरह से इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से देखेगी जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों की ऋण माफी के निर्णय को क्रियान्वित किया गया है। और आज की स्थिति में 25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा चला गया है। वास्तविकता यह है कि पिछड़ा वर्ग और सपाक्स दोनों के लोग पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ते रहे कि उनको नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी मिले, लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मौका उनको नहीं दिया, वो चूंकि कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की है और ये वचन इनके समान नहीं है। जिस तरह से एक के बाद एक हमारी सरकार बाकी वचन पूरे करती जा रही है, उसी तरह से इस वचन को भी मूर्त रूप में लाएगी। स्पष्ट है बिल्कुल मुख्यमंत्री की घोषणा। ये अभी तो नहीं करेंगे ना, लोकसभा के बाद ये वचन हो जाएगा। अगर लोकसभा में आए, अंतर है, लोकसभा में आए तो ये वचन पूरा होगा। निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्णय है जो उन्होंने सार्वजनिक मंच से किया है और ये स्पष्ट तौर पे उन्होंने भविष्य में मध्य प्रदेश की तरफ से गौतम पाटिल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम जी का भी बहुत स्वागत है। गौतम जी, जरा बताइए आपको कैसा लग रहा है? कहीं ये खतरा तो नहीं लग रहा कि अब इनके 27 कर देंगे, 63 के आसपास पहुंच जाएगा आरक्षण, आपका SC ST का टच तो नहीं करेंगे, ऐसा कभी डर लग रहा है क्या?
नहीं, SC/ST का आरक्षण जो है वही रहेगा। और ये जो 10% की बात है वो तो SC/ST OBC आरक्षण की बात है। और जो OBC का जो आरक्षण मध्य प्रदेश में जो 14% आरक्षण है वो निश्चित ही यहाँ पर संख्या उनकी 52% से 54% संख्या है जी, तो उनको 27% आरक्षण देना वाजिब है। केंद्र सरकार में भी 27% है। और अभी तो सीमा तो सभी स्टेट ने लागी है। महाराष्ट्र ने यहाँ मराठाओं को दिया 19% आरक्षण, वहाँ 50% की सीमा चली है, गुजर को दे रहे, तो सभी स्टेट ने 50% की सीमा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसका तो सभी जगह उसके बाद में आरक्षण दे रहे थे। मध्य प्रदेश शासन और कोई ये करते थे, इसमें कोई बड़ी बात है, देना भी चाहिए इसको आरक्षण। तो आपको लग रहा है कि आरक्षण ये देना चाहिए, इससे लाभ होगा ओबीसी वर्ग का? बिल्कुल लाभ, हाँ OBC वर्ग का लाभ होगा, निश्चित ही लाभ होगा। क्योंकि सभी स्टेट ने बाकी जगह केंद्र शासन ने भी अभी 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया उसमें भी 50% से ज्यादा 60% रिजर्वेशन हो गया जी। जब ऐसी बात है तो जहाँ OBC का प्रतिशत जहाँ अब इसमें 10 के बाद ये 52% है और 13% और जुड़ेगा तो मध्य प्रदेश में 73% हो जाएगा। ये सब मंजूर है क्योंकि धीरे धीरे फिर कुछ और लोग भी मांग करेंगे, 100 के आसपास पहुंचेगा फिर अगर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना, तो मानेगा। जो तमिलनाडु में 87% तक चला गया, 67% रिजर्वेशन है वहां पर। ये तो 50% की सीमा तो लाइन ही जाएगी, क्योंकि जब किसी प्रतिनिधि नहीं मिलेगा तो अपनी बात तो करेंगे। जब जिनकी संख्या इतनी सारी है 52-55% जिन लोग हैं उनको 14% बांध के रखोगे तो ये है। क्योंकि वैसे भी देखा SC/ST राममोहन जी, इसको समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे जो नौजवान साथी PSC की एग्जाम दे रहे हैं और बाकी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो जानते हैं कि जब कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है, जब वो OBC के आरक्षण के कॉलम पे टिक करते हैं, तब मेरिट में कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने के बाद भी उनको सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसका एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने वर्ग के कोटे को टिक किया है और ज्यादा नंबर लाने के बाद भी केवल वो OBC वर्ग में थे, इस कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाती थी। ऐसे कई सारे नौजवान थे। इस तरह से एक विसंगति को दूर करते हुए अवसरों की समानता कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है। किसी का अधिकार छीना नहीं गया है, सबका अधिकार बढ़ाया गया है। वो तो भारतीय जनता पार्टी को इस निर्णय से कष्ट है, वो पिछड़े वर्ग के विरोधी है, लोगों को अवसर नहीं देना चाहती, इसलिए इसको राजनीतिक निर्णय बना रही है। राममोहन जी में जो आप बात उठा रहे थे वही मैं बात को कह रहा हूं कि अभी आपने घोषणा नहीं करी। जिन राज्यों की बात कर रहे थे, मेरे साथी मित्र भी सब बात कर रहे हैं, उन राज्यों ने अपने संवैधानिक नियम के अंतर्गत, अपने टेक्निकल और सारी सब नियम के अंतर्गत उन चीजों की व्यवस्था ही करी। अगर केंद्र ने भी 10% आरक्षण की व्यवस्था करी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कमलनाथ जी उसको सही ढंग से लागू करते हैं, हम ऐसी चीज का स्वागत करेंगे, हम इसके विरोध में नहीं है। लेकिन मेरे मित्र के मुंह से एक बार दो शब्द नहीं निकल रहे कि जो 10% का आरक्षण देश भर में लागू कर दिया, उसको लागू करने में आपको मध्य प्रदेश में इतनी देर क्यों हो गई? दोनों विधानसभा नहीं क्यों कर दी? और अभी भी आपने जो बात करी, आप अरे सुन रहे हो ना भैया, विधानसभा अरे सुन लो, तब भी विरोध करेंगे। तब कहां विरोध करेंगे हम? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? स्वागत करिए भैया, मैं बोल लूं मनाल जी। और उसके बाद आप किसी चीज को लेकर आइए ना। आप 10% आरक्षण को तो जो लागू हो गया था उसको लागू करने में आपने 2 महीने कर दिए। सारे पक्ष के लोग और सारे समाज के लोग बोलते रहे, भारतीय जनता पार्टी बोलती रही, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और अभी आप बोल रहे कि लगातार कैबिनेट की बैठकें होती रह रही। अरे जो कैबिनेट की अभी बैठक है, आप अगली एक बैठक हो रहा है हफ्ते भर की कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर 1 हफ्ते का समय आप कैबिनेट में ले रहे हो, चाहो तो जल्दी कर सकते हो। अमूमन 1 हफ्ते में एक कैबिनेट की बैठक होती है, तो अगली एक बैठक के पहले तो आपके पास आचार संहिता लग जाएगी। मतलब ये सिर्फ आपका चुनावी वचन पत्र है। मैंने बोला इसका हाल भी वही होने वाला है कि सिर्फ आपको हाथ में कुछ दे दिया जाएगा कागज, लेकिन मिलना नहीं है आपके पास। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी अपनी व्यवस्था आपने इतनी खराब कर ली है, सिवाय एक तबादला उद्योग के अलावा आपके पास कुछ नहीं चल रहा है। कमलनाथ जी 2000 तबादलों पे साइन कर सकते हैं, तो इन 2 आदेशों पे साइन नहीं कर सकते थे क्या? कोई पत्र और कागज तो है नहीं। और कितने इनके वचन पूरे हुए, ये मुझे अच्छे से आपको पता है, हमें भी पता है। लक्ष्मी नारायण जी जी मैं ये पूछ रहा हूं कि कमलनाथ जी ये सिर्फ चुनावी घोषणा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, या जमीन पर उतरेगी? क्या भरोसा आपको लगता है स्थितियों को देखते हुए?
देखिएगा, कांग्रेस की सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वचन पत्र में जो भी बातें कही गई है उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। तो हम ये अभी तो सरकार को हमने अवसर दिया और हम ये मानते हैं कि सरकार अपने वचन पत्रों के सारे वादों को निभाएगी। हमको अभी सरकार के ऊपर भरोसा है कि सरकार ने जो कहा है उसको वो लागू करेगी, वरना फिर आगे देखेंगे, क्योंकि आंदोलन और दूसरे रास्ते हमारे पास में मौजूद हैं। मैं सबसे बड़ी चीज एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश का अधिकारी और कर्मचारी ये चाहता है कि पिछले 3 वर्षों से उसकी जो पदोन्नतियां रुकी हुई हैं और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, तो वो याचिका सरकार को वापस लेनी चाहिए। और पाटिल जी और हम लोग सब लोग पहले से ये तय कर चुके हैं कि सरकार अगर कोई वैधानिक अड़चन को महसूस करती है तो सशर्त पदोन्नति दे दे, क्योंकि हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं और इसके पूरे अधिकारी और कर्मचारी जगत में घोर निराशा और असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ है। ठीक है सर, हमारे पास समय जरा सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक उम्मीद जागती है कहीं पिछड़ा वर्ग के लोगों को, क्योंकि बाकी पड़ोसी प्रदेशों में वो देखते हैं तो कहते हैं कि 27% आरक्षण है। नेता भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाउंड्री सुप्रीम कोर्ट ने तय की है 50% की, उसे दूसरे राज्यों ने लांघा है तो मध्य प्रदेश में भी लांघा जा सकता है। और जो आबादी 52% के आसपास है मध्य प्रदेश में, क्या उसे 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो किन परिस्थितियों में मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये अभी भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आचार संहिता को लगने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं।